नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा में। और आज हम इस वीडियो सेक्शन में डिस्कस करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में होने का रीज़न क्या था कि अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके ऊपर, तो 74th इंडिपेंडेंस डे जब 2020 में मनाया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उसके ध्वज के बनाने वाले जो उसके मेकर थे, पिंगली वेंकैया के सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। तो उस कारण भी ये मुद्दा फिर आया था और मोदी जी ने कहा था कि हम उनको सम्मानित करेंगे। तो जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहाँ से हर साल जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय ध्वज ध्वज जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो लहराते हैं। होस्ट मीन्स लहराना। तो ये बात है। अब कुछ हम बातें करते हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम उनको सम्मानित करेंगे। तो जी, अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मुख्य तथ्य, डिज़ाइन, जिसका ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसका डिज़ाइन जो जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं, ट्राई कलर, ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो इन्होंने बेसिकली कहा जाए तो ही प्रपोज अ बेसिक डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग कंसिस्टिंग टू रेड एंड ग्रीन बैंड टू सिंबलाइज टू मेजर कम्युनिटीज़, हिंदू एंड मुस्लिम्स। सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय ध्वज था, वो उसके जो रंग थे, दो थे उसमें, रेड और एक ग्रीन, ये उन्होंने पहले सजेस्ट किए थे। और उसका मेन पर्पस था कि भाई जो रेड है वो रिप्रेजेंट करेगा हिंदू को और जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करेगा मुस्लिम्स को। तो बिगनिंग में कहा जाए तो ये राष्ट्रीय जो ध्वज था ये एक धर्म के ऊपर सिंबलाइज था, माने धार्मिक कम्युनिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। और हिंदू मुस्लिम्स दो बड़ी कम्युनिटीज़ देश के। महात्मा गांधी जी ने उस समय पे सजेशन दिया कि एक वाइट बैंड भी इसमें ऐड कर देते हैं। 3 बैंड है ना इसमें, तो एक वाइट बैंड भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जो वाइट बैंड है वो बाकी बची हुई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा और पीस को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने हिंदू मुस्लिम तो आपने रिप्रेजेंट कर दिए, हिंदू कर दिया आपने रेड से और मुस्लिम कर दिया आपने ग्रीन से। तो बाकी जो बची कम्युनिटी हैं वो वाइट से रिप्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से रेड हो गया, ग्रीन हो गया और वाइट हो गया। तो बिगिनिंग में ये 3 कलर से हमारा जो ध्वज था वो रिप्रेजेंट किया गया। पिंगली वेंकैया 1963 में इनका देहांत हुआ और 2009 के अंदर स्टैम्प ड्यूटी इनके सम्मान में जारी की गई। इनका 2014 के अंदर इनको भारत रत्न सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इनको मिला नहीं, पर नॉमिनेशन इनकी हुई थी इसमें। आगे हम बढ़े इसमें तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव इसका डिस्कस करते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है, क्या उसमें चेंजेस आए, ये 4-5 बातें डिस्कस करते हैं। तो 1906 की हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है जो लहराया गया उसका क्रेडिट मिलता है एक प्लेस को, जो प्लेस ग्रीन पार्क के नाम से मशहूर है, पारसी बगान स्क्वायर भी कहते हैं इसको। तो कोलकाता के अंदर 7 अगस्त 1906 के अंदर ये लहराया गया था पहली बार, ये बात है। और इसमें जिसकी बिगिनिंग में जो ये लहराया गया उसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें 3 स्ट्रिप्स थी इसके अंदर, एक रेड थी, एक येलो थी और एक ग्रीन। तो 3 स्ट्रिप थी इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये पूरे नोट्स बनाइए आप साथ साथ में। तो इसमें 3 स्ट्रिप्स थी। पहला जो राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया उसमें 3 स्ट्रिप्स हैं, नेमली रेड है, येलो है और ग्रीन है। तो यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है इन 3 रंगों के साथ। कई बार बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो नेशनल फ्लैग है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है जो 1906 में लहराया जाता है, तो उसमें भी स्ट्रिप्स जो हैं उसके, जो 3 पट्टे हैं उसके कलर क्या थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें। और बीच में लिखा क्या था, वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ था। जांच एक तरह से जो एक व्हील है, व्हील ऑफ लॉ, बीच में उसकी जगह थे वंदे मातरम लिखा हुआ था। रेड जो स्ट्रिप थी जो रिप्रेजेंट करती थी सन को एंड क्रिसेंट मून को, और जो ग्रीन स्ट्रिप है उसके अंदर 8 आधा ओपन, हाफ ओपन जो थे वो लोटस थे। 1907 के अंदर मदाम कामा जो एक रेवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने जर्मनी में इंडियन फ्लैग लहराया था 1907 के अंदर। तो आप कह सकते हैं किसी फॉरेनर के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है 1907 में लहराया जाता है। ऑलराइट, ये पॉइंट यहाँ से बनता है। आगे हम बात करें इसके अंदर तो 1917 में अब जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जिन्होंने होम रूल लीग चलाई थी, तो होम रूल लीग के ये बड़े
जनक थे। तो इन्होंने जो है ये ध्वज लहराया था। इसमें 5 ऑल्टरनेटिव रेड कलर थे और 4 इसमें ग्रीन स्ट्रिप्स थे। तो ये कहा जाए तो ये यहाँ से आता है। अब उसका 1931 में कांग्रेस कमेटी मिली कराची के अंदर, उनका उनका एक उनकी मीटिंग होती है और पिंगली वेंकैया ने ट्राई कलर को सजेस्ट किया कि भाई 3 रंग होने चाहिए उसके अंदर, ट्राई कलर। रेड को रिप्लेस कर दिया गया सैफरन के साथ, केसरिया रंग। और बाकी देखा जाए तो उसके अंदर एक चेंज किया गया कि भाई अब जो ये रंग हैं किसी धार्मिक कॉनोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, माने इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो रंग होंगे ये, इनका किसी भी धर्म के साथ कोई भी जुड़ाव जो है वो नहीं होगा। इसको सेक्युलर बना दिया गया पूरी तरीके से। सो 1931 में तिरंगा एक तरह से जो आज की डेट में तिरंगा है उसकी आप कह लीजिए कि 1931 से जो है वो बिगनिंग हो जाती उस तरीके से, जैसे आज जो रंग है उसमें सैफरन हो गया, ग्रीन हो गया और वाइट हो गया। हम बात करें जो सैफरन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं स्ट्रेंथ और करेज को, हौसले को, बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। और जो वाइट है वो रिप्रेजेंट करता है पीस और ट्रूथ को, शांति को, सच्चाई को। और जो बॉटम में ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ, तरक्की, खुशहाली, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अब तीनों कलर का धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है, इन तीनों के मतलब अलग अलग हो जाते हैं। आगे हम बात करें अशोक चक्र, जो उसके बीच में है चक्र, 3 रंग हैं, बीच में चक्र है। वो जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, स्पोक्स हैं उसके अंदर। और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पर्पज़ क्या, टू शो दैट देयर इज़ लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। तो उनका मतलब क्या, उस चक्र का मतलब क्या है, ये व्हील ऑफ लॉ है, बुद्धिज्म से इसको लिया गया हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो लाइफ है, रुके रहेंगे तो वो एक मौत के बराबर है। विच मीन्स की तरक्की का ये बड़ा सिंबल एक बड़ा सिंबल है, जहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी और बिना प्रोग्रेस के एक आदमी की लाइफ वो एक जानवर की तरह होएगी उसकी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ कही गई है। जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे इस तरह से इस शेप में होगा, जिसकी विड्थ कम होगी, लेंथ ज़्यादा होगी। जैसे 3/2 के अंदर है ये, आप जाने इसमें लेंथ टू विड्थ जो है 3:2 के अंदर बनाई गई है। ऑलराइट, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी इसके डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कानूनी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर HPS यानी UPSC के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है ये। तो कई बार एग्जाम में आता रहा है कि कब राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो 22 जुलाई 1947 में। ऑलराइट, तो अब जब अडॉप्ट किया गया तो जो ध्वज था हमारा वो किस रंग में था, सैफरन था, ग्रीन था और वाइट था, 3 कलर उसमें आ गए। ऑलराइट, और इसमें सारी हमने बातें कर रखी हैं कि क्या है क्या नहीं इसके अंदर। वाइट बैंड वोज टू हैव अ व्हील इन नेवी ब्लू, जो बीच में अशोक चक्र है वो नीले रंग का है, नेवी ब्लू रंग का है एक तरह से। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं। अब अगली बात हम करें कि जो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर फ्लैग को अडॉप्ट किया था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज की जो कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। हमारे पार्ट 4A के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहता है, मौलिक कर्तव्य जो है, उसके अंदर जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमें उनका सम्मान करना है। देखिए कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इन सब की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 11th है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी ड्यूटी में ऐसा कहा गया हुआ है। आगे हम बात करें कि हम जानते हैं कभी कभार ऐसा देखने को आता है, फेसबुक पे वायरल हुआ, यूट्यूब पे वायरल हुआ, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचल रहे हैं और इंसल्टिंग वर्ड्स कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया गया था। इसका पर्पज़ ये कि कोई भी ये राष्ट्रीय जो चिन्ह है या तिरंगा है या किसी तरह के हमारे चिन्ह हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, अगर इनका सम्मान नहीं करता है या इनको डिसऑनर देता है तो उसके लिए जो है वो जो प्रावधान है सज़ा का। तो अब जो है इसमें लिखा गया है कि इज़ डिस्क्वालीफाइड। अब देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग, अ पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस
Under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971, it disqualified to contest in the elections to the Parliament and State Legislature for 6 years. कोई भी अगर इंसल्ट करता है, और किस तरह की इंसल्ट हम पढ़ेंगे इसको, तो वो कम से कम इलेक्शंस तो 6 साल तक लड़ नहीं सकता है, उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा. ऑलराइट, क्या क्या इसके अंदर आता है? ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग, तिरंगे का की इंसल्ट करना. दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंसल्ट करना, ये कहना कि भाई ये किताब बेकार है, ये फालतू है, इसमें सब गलत बातें लिखी हुई हैं, ये है, और आप इंसल्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आपको इलेक्शन जो है 6 साल तक लड़ने नहीं दिया जाएगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर देगा. एंड थर्ड है ऑफेंसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम. मैंने कहीं पे राष्ट्रीय गान हो रहा है और उसमें जो है वो कुछ आप इंटरफेरेंसेस देते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये भी डिसऑनर होगा उसके लिए, तो भी सेम सज़ा, माने 6 साल तक आपको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा. ये बात है. मगर देखिए, नेशनल एंथम लिखा है यहाँ पे, नेशनल सॉन्ग नहीं है. जो जनगण मन जो है, अधिनायक जय है, वो नेशनल एंथम है. वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है नेशनल सॉन्ग के अंदर. देखिए यहाँ पे कोई ऐसी बात लिखी नहीं हुई है. तो राष्ट्रीय गान गाना जरूरी है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है. पर राष्ट्रीय जो हमारा सॉन्ग है, जो गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसमें कई मुस्लिम को एतराज़ था कि भाई ये जो वंदे मातरम है, ये भारत जो ये भूमि है, लैंड है, उसको माँ के तौर पे कह रहा है और साथ में उसकी पूजा करने को कह रहा है, जो कि मुस्लिम्स में ये मानना है कि अल्लाह के अलावा वो किसी और की पूजा इबादत नहीं कर सकते हैं. उसमें एक ऑफेंस है लिखा हुआ कुरान के अंदर, तो वो नहीं करते हैं या नहीं गाते हैं इसको, तो उसके ऊपर फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग के ऊपर डिसऑनर वाली बात नहीं कही गई है. डिसऑनर तभी माना जाएगा जब नेशनल एंथम को गाने से मना करेगा या फिर गाते हुए लोगों को रोकने की कोशिश करेगा, इस तरह से. तो खैर, ये बात यहाँ से है. आई थिंक काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली इसके अंदर. मुझे क्यों लगता है जैसे कि अगर आपको कभी भी सवाल आता है नेशनल फ्लैग से, तो इन्हीं ही बातों से पूछी जाती हैं चीज़ें. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगली वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे. लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नई नई वीडियोज़ आप टाइम